ये दो पल्सेस हैं जो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। हमने दोनों की स्पीड अलग अलग ली है, वैसे एक सेम मीडियम में लगनी होती स्पीड, लेकिन ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो ये ट्राइंगुलर पल्स चल रही है 2 की स्पीड से इधर, ये 3 की स्पीड से इधर चल रहे हैं। ये डिस्टेंसेस दिया है पॉइंट ए का, दोनों से, दोनों के एपेक्सेस से। t=0 का फोटो है, तो 1.5 सेकंड के बाद पॉइंट ए का हाइट भी पूछा है और उसका पार्टिकल वेलोसिटी भी पूछा। इसको यार दिस इज 2 सेंटीमीटर्स, आई चेंज इट। अब करो। देखो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है इसकी जो हाइट है, हाइट हमें ये देखना पड़ेगा कि आने वाले 1.5 सेकंड में ये 3 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा, 3 सेंटीमीटर, लेकिन जगह 2 ही है, मतलब इसका 1 सेंटीमीटर ये भी आगे चला जाएगा। तो मेरे को इस पॉइंट में इंटरेस्ट होना चाहिए। सिमिलरली ये भी 4.5 सेंटीमीटर चला जाएगा, यहाँ 3.5 ही है, मतलब मुझे इसका डेटा चाहिए। अगेन कितना पीछे वाला, 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर पीछे वाला डेटा मुझे इसका भी चाहिए और इसका भी चाहिए। तो ट्राइंगल का निकालना आसान है। 3 पे हाइट 1 है तो इसकी हाइट तो मिलेगी मुझे 1/3। तो अगर मैं लेफ्ट वाला डेटा कैलकुलेट करूँ, लेफ्ट वाला डेटा, तो हाइट जो है उसकी, मतलब शुड आई से y1 तो 1/3 सेंटीमीटर हो गया। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देखोगे तो मैं माइनस, व्हाट इज द स्लोप, स्लोप इज ऑलरेडी नेगेटिव, 1/3 विद माइनस साइन, है ना। तो स्लोप हो गया -1/3 और वेव वेलोसिटी है +2। तो Vp1 कितना आ गया मेरे पास, 2/3 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो लेफ्ट वाला आसान है मेरे लिए। हाइट निकाल ली और वेलोसिटी भी निकाल ली। अच्छा दूसरा बात, ये आगे बढ़ेगा ऐसे, तो इसे जाना भी ऊपर चाहिए, मैंने चेक भी कर लिया। थोड़ा सा पल्स को सरका के देख लिया करो, ताकि आपके ये साइन का लोचा या गलती नहीं हो जाए बेकार में। जब हम कोई चीज़ चेक कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। लेकिन जब समस्या खड़ी हो जाती है इसकी, इस स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये पैराबोला है और पैराबोला में दिया क्या हुआ है, हाइट तो दी हुई है 2, सो हाइट इज 2 एंड बेस इज 6। तो इसके मामले में आपने को बेसिकली निकालना क्या है, अगर आप समझो तो हमें निकालना है एक तो ये हाइट और एक ये टेंजेंट है ना, tan थीटा। तो पैराबोला को हर कहीं, मतलब इसका इस वर्टेक्स को अगर आप हर कहीं रख दो, एपेक्स को, तो इक्वेशन गंदी बनेगी, बेकार है। तो क्यों ना एक ट्रिक खेलें अपन, ये हटाओ अभी सब, ये सब नहीं करना। इसको पकड़ो और इसको उल्टा घुमा दो ऐसे। अब कोई अगर आपको ये डिस्टेंस बता दे, ये डिस्टेंस, तो काम हो जाएगा ना आपका। ओरिजिन ले लो यहाँ पहले पे, यहाँ ले लो। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, ये चौड़ाई तो 6 थी ना, ये चौड़ाई 6 थी, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,2, 2 हाइट है इसका। अब कुछ करना ही नहीं है, y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर। वाई की जगह डाल दो 2 और x की जगह डाल दो 3, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 2/9। तो मेरी इसकी इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू 2/9 एक्स स्क्वायर। अब कुछ करना ही नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं ये डिस्टेंस भरूंगा, हाँ 2 तो कट गया ना, नहीं सही तो है, क्या प्रॉब्लम है, अभी करेंगे रुको। अब एक्चुअली में ये डिस्टेंस वाला 1 है, तो उधर से तो मैं कैसे कोऑर्डिनेट डालूं, तो ये कितना होगा 2, कोऑर्डिनेट भी अलग हो गया इसका, क्योंकि आपने तो चेंज कर दिया ना, ओरिजिन सब चेंज कर दिया, उल्टा घुमा दिया। ये 1 अभी भी लिखा हुआ देखो यहाँ पे, अच्छा मैंने अभी लिखा 1 पे पूछा है ना उधर से, अरे भाई 1 इधर से 1 पे पूछा है, तो उधर से कितना हो गया, 6 का आधा, 3 का 3 में से 1 कम करो, ठीक है। और ये चाहिए आपको, वो देगा वो, तो वो भी फिर 2 में से घटानी पड़ेगी उसकी हाइट। अब ये तो करनी पड़ेगी, या फिर उसकी इक्वेशन लिख लो, गंदे इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक विद अनसेंट जगह वाला लोकेशन तो फिर लिखनी भी भारी पड़ती है ना। तो अब आप मेरे को ये बता दीजिए कि y की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 आ रही है 2/9 इंटू 4, तो इट इज 8/9। अब 8/9 है ये हाइट, और ये टोटल कितनी है 18/9। तो 18/9 में से 8/9 कम कर लो आप, 10/9। तो मेरे को y2 मिल गया 10/9 सेंटीमीटर्स। ये राइट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज 10/9 सेंटीमीटर। दूसरा, अगर मैं यहाँ टेंजेंट खींच देता हूँ, तो जब मैं इसको उल्टा करूँगा, चेक करना पड़ेगा।
अब मैं अगर इन दोनों को लेके आऊँ यहाँ पे, है ना, और उल्टा कर दूँ ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस एंगल का tan थीटा चाहिए, इसका tan थीटा चाहिए। तो ज़रा ये चेक कर लो कि हमें एक ही बात है। तो एक लाइन को यूँ 180 डिग्री घुमाने से उसका स्लोप चेंज नहीं होता। तो आप स्लोप तो डायरेक्टली लिख सकते हो, स्लोप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफर्म कर लिया ना, टेंजेंट खींच दी, टेंजेंट खींचने के बाद में उसको उल्टा करके सेट करके देख लिया कि आपको इसी लाइन का स्लोप चाहिए, हाँ इसी का चाहिए। उल्टा घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा घुमाने से क्या फ़र्क पड़ा, जो डिस्टेंसेस मुझे नापने थे वो ऊँचे चले गए, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया ओवरऑल हाइट में से उसको। तो tan थीटा कैसे निकालेंगे इसका, तो बस स्लोप निकाल लो आप तो खाली, क्योंकि मेरे को वापस इसको सीधा तो करना ही पड़ेगा। स्लोप इसका आ जाएगा 4/9 टाइम्स x, और x का वैल्यू क्या डलेगा 2, ये डलेगा। तो स्लोप मेरे पास कितना आ रहा है 8/9। अब मैं इसको सीधा करके कंसिडर कर लेता हूँ ऐसा। ये हाइट क्या दे रखी 2, ये पूरा क्या दे रखा है 6, पूछा कहाँ है, ये डिस्टेंस कितना है छोटू 1, ये हाइट क्या हो रखी है 10/9, और यहाँ टेंजेंट खींचा तो उसका tan थीटा मेरे को मालूम है ये 8/9। तो व्हाट इज v2 पार्टिकल, दैट इज गोना बी माइनस टाइम्स स्लोप टाइम्स, और वेलोसिटी है -3 क्योंकि उल्टा आ रहा है -3। तो आंसर क्या आ गया 8/3। ये भी प्लस में आ गया भाई, चेक करो। अगर इस पल्स को थोड़ा सा आगे सरका देता हूँ तो इस पॉइंट को किधर जाना चाहिए, ऊपर, क्योंकि इसको वैसा बनना है ना, इसका मतलब बनना है। काम खत्म, क्वेश्चन ओवर। यू नीड टू ऐड दिस विद दिस 13/3। तो y ओवरऑल तो आंसर आ गया 3/9, तो ये हो गया 13/9 कॉमा, और v पार्टिकल क्या आएगा वो भी ऐड कर दो, दोनों की vp1 और vp2 ऐड कर दो 10/3। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसके रूट्स मान के 0 और 6, और फिर एक माइनस तो आपको पता ही है कि लगाना होता है। यहाँ पर एक a भी आएगा ना, माइनस और a, या a ही लिख दो फिर, माइनस तो a, हाँ तो इससे करते हैं। बट आई बिलीव जो अपन ने करा है वो दैट इज सिंपलेस्ट एंड क्लीनर। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था पिछली बार, √T/μ इज द वेव स्पीड। एक रस्सी लटक रही है अपने ही वजन के तहत, और अगर मैं नीचे से एक छोटा सा पल्स जनरेट कर दूँ झटका, तो कितना देर में ये टॉप पे पहुँचेगा। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जेईई मेन वाला प्रिंट कर चुका होगा इस साल के लिए। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है 2π/L/g, उसका पाई हटा दो, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, हम नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फायदा लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ओके। अब करना कैसे है भाई, हमें तो टाइम निकाला ना टॉप पे पहुंचने का। तो किसी भी x हाइट पे यहाँ पे टेंशन कितनी होगी, जो लोअर पार्ट है इसका वेट, तो लोअर पार्ट का वेट होगा μ × x × g अपॉन μ, फॉर्मूला में लिखा है √, ये आपकी वेव स्पीड होगी। सो आई हैव वेव स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ x लाइक दिस। अब क्या करने का है, dx/dt चिपकाओ इसको। वैसे एक बात है, वो तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही आपने नोटिस किया कि वेलोसिटी ये आई, इसको देख कर लगता है ये तो मोशन की इक्वेशन जैसी वेलोसिटी है, √2as। तो इफ आई ऑर्गेनाइज दिस द सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ मोशन की इक्वेशन, आई कैन रीराइट दिस एज √2 × g/2 × x का अंडर रूट, एंड आई कैन से कि एक्सीलरेशन तो g/2 है। जिसको ये क्लिक ना हो, एक काम करो, v dv/dx का नहीं कर लेते हो, v dv/dx से भी एक्सीलरेशन आ जाएगा भाई। dv/dx हमारा कितना आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करो, हाफ कम्स आगे, √g और √x नीचे चला गया। अब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो √x कट जाएगा और g/2 आ जाएगा। तो जब मुझे एक्सीलरेशन ही मिल गया, तो मैं तो अभी बता दूँ व्हाट टाइम रिक्वायर्ड टू कवर इट। आई विल सिंपली राइट L = ½ at² स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो इससे t का वैल्यू आता है 2L/g, 2 बार आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को अगर आप जहन में रखो, याद रखने जैसे ही, ऐसा कुछ महान तो नहीं, लेकिन एज इट इज क्वेश्चन चिपक सकता है। आंसर डायरेक्ट चिपकाने से पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें, क्या पता उसमें कुछ हल्का सा ट्विस्ट डाल दिया हो, कुछ लफड़ा कर दिया हो, है ना, तो उससे बच के रहें बस, और कुछ नहीं। जैसे फॉर इंस्टेंस जेईई एडवांस में अगर आप जाओगे तो वो क्या बोलेगा कि ये साहब रस्सी है,
डेंसिटी वेरी करा देगा और कुछ नहीं, और क्या कर सकता है वो बोलेगा यहाँ पे म्यू म्यू है, म्यू नॉट है, और यहाँ टॉप पे लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, 2 म्यू नॉट लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो एक तो इतनी गणित पढ़ने के बाद लीनियर फंक्शन लिखने में हमारी स्पीड तेज होनी चाहिए। लीनियर फंक्शन कैसे लिखते हैं? म्यू इज इक्वल टू, एक तो जो स्टार्टिंग वैल्यू है पहले लिख दो, यहाँ से तो चालू होगा, और एल डिस्टेंस में कितना ऐड कर देना है, म्यू नॉट और ऐड कर देना है, तभी तो डबल हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखो म्यू नॉट एक्स अपॉन एल, चेक करके देख लो, एक्स की वैल्यू 0 डालो और एक्स की वैल्यू एल डालो, और लीनियर है, हो गया ना काम खत्म। तो दिस इज द म्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये कह रहा है कि मैंने इसमें पल्स जनरेट कर दी नीचे, तो बताओ कब पहुंचेगी ऊपर। अब ये वही गूगल टाइप का इंटीग्रेशन बनने वाला है। देखो हो सकता है इंटीग्रेशन हो ना हो अलग चीज़ है, लेकिन अपन एक तरीका सीख रहे हैं कि ऐसा वेरिएशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे कैटर करना है। अब की बार आपको फिर यहाँ पे टेंशन निकालनी पड़ेगी। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट, क्योंकि इतने पोर्शन का मास मैं डायरेक्ट कैसे लिख दूँ। कई लोग कहते हैं मिड पॉइंट की वैल्यू लेके पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी ठीक लग रहा है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है लीनियरली और उसी को मल्टीप्लाई करना है डीएक्स से, आएगा वही देखना। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता इस तरह के शॉर्टकट्स, क्योंकि कई बार आपका ध्यान सवाल के फंडे को क्रैक करने के ऊपर होता है, और मैथमेटिकल फंक्शंस में हमारा ध्यान थोड़ा सा 10% कम रहता है, तो हम वहाँ गलती कर देंगे तो पूरा फंडा क्रैक करने के बाद भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो तुम देखा होगा पूरे उसमें अपने स्टडी वाले पैकेट में हमने कभी भी शॉर्टकट अगर मारा तो फ्लूइड में मारा एक बार मिड पॉइंट का, लेकिन उसको भी प्रूव किया। तो एट अ डिस्टेंस एक्स वी हैव टेकन अ छोटू एलिमेंट, व्हाट इज द मास ऑफ द छोटू, यहाँ का म्यू ले लो लोकल, और इसको मल्टीप्लाई कर दो डीएक्स से, और सीधा ही तो इंटीग्रेट करना है इसको 0 से लेके x तक, 0 से लेके m तक। तो m आएगा मेरे पास, म्यू नॉट को बाहर निकाल दो, x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2l, सही है। अब देखो गंदे इंटीग्रेशन की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि हम इसको क्या करने वाले हैं, अभी g से मल्टीप्लाई करेंगे और म्यू से डिवाइड करेंगे, लोकल म्यू से, इसी जगह के म्यू से, है ना। तो हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कितनी वाहियात आएगी आप देख सकते हैं। म्यू नॉट इंटू जी इंटू एक्स को बाहर कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स बाई 2l, और जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ इस म्यू से ऊपर जो लिखा है, तो म्यू नॉट तो कट जाएगा अंडर रूट। सो दिस इज अ बैड लुकिंग इंटीग्रेशन, जिसको आपको एक्सट्रीम मैथमेटिक्स लगा के करना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट सब्स्टिट्यूशंस वी आर गोइंग टू टेक, बट ये हमारी वेलोसिटी है। तो हो सकता है वो वेलोसिटी पूछे, फिर और कुछ ना पूछे, हो सकता है वो एक्सेलरेशन पूछ ले, क्योंकि v एज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो आएगी हमारे पास। तो वी हैव जस्ट ट्राइड टू क्रिएट अ टिपिकल क्वेश्चन जो कि इस पर बनाया जा सकता है। हमें हो सकता है हमारे एग्जाम में इस म्यू का फंक्शन थोड़ा अच्छा मिल जाए, क्योंकि इट इज़ सर्टेनली अ बैड लुकिंग इंटीग्रेशन। इसको क्या करना होता है, dx बाय dt। आई डोंट नो हाउ मैथमेटिक्स, कितनी गणित तुम इसके अंदर लगा के टाइम निकालोगे, बट एक क्वेश्चन तो क्लियर दिख रहा है कि वेलोसिटी एट l/4 बता दो, l/2 बता दो, या पूछ दे व्हाट इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, है ना, या फिर पूछ दे व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट फलाना पॉइंट। तो एक्सेलरेशन के लिए हम भी जानते हैं क्या करेंगे, v dv बाय dx। तो मेक श्योर कि अगर रस्सी अपने ही वजन से लटक रही है तो किसी भी जगह वेव वेलोसिटी निकालने के लिए आपको इतने पार्ट का वजन निकालना पड़ेगा, उसको g से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ के लोकल म्यू से डिवाइड करके अंडर रूट लेना पड़ेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। एक रस्सी है जो पुली पे लटक रही है, पुली स्मूथ है, हम इस एंड को पकड़ के पुल कर रहे हैं किस एक्सीलरेशन से, g/2 से। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला पार्ट भी g/2 से ऊपर खींच रहा होगा। उसी समय पे व्हेन यू स्टार्ट एट t = 0, एक्सीलरेशन भी स्टार्ट हुआ है, रस्सी भी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, उस समय हाथों हाथ यहाँ पे एक पल्स भी जनरेट कर दिया मैंने। तो सवाल सिर्फ इतना है, आफ्टर हाउ मच टाइम द पल्स विल रीच द पुली। t = 0 पे रस्सी एट रेस्ट, इनिशियल स्पीड 0 है, रस्सी को मैंने खींचना चालू कर दिया g/2 से, और उसी हाथों हाथ यहाँ पर एक पल्स, मतलब ऊपर से भी खींचना चालू कर दिया और नीचे एक पल्स भी दे दिया एक साथ, उसको तो खींचता रहूँगा। तो अगर वो पल्स ऊपर नहीं भी जाएगा तो भी रस्सी ले जाएगी उसको ऊपर, तो पल्स को तो पुली पे जाना ही है। लेकिन आपको लगता है कि जो ये पीछे वाला एंड है ये पहुँचेगा, उसके पहले पहुँच जाएगी पल्स, क्योंकि पल्स तो रस्सी के साथ भी चल रही है और रस्सी के ऊपर भी चल रही है, तो एक्स्ट्रा चल रही है ना, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट कि कितने देर में ये पल्स पुली पे पहुंचेगी, और क्या उस समय ऐसा कुछ फोटो होगा। रस्सी का एंड तो पीछे रहेगा ना, तो आपको ये वाला डिस्टेंस z भी निकालना है। सो फाइंड z एंड टाइम t।
T, Z, ये दोनों अपने को निकालना है इस क्वेश्चन में। स्टेप 1, फिलहाल किसी भी जगह पे हमको टेंशन निकालने के लिए, इस जगह पे टेंशन निकालने के लिए इतने पार्ट का सिर्फ वेट से काम नहीं चलेगा, रिप्लेस G बाई G प्लस ए करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर एक्सिलरेट हो रहा है। तो टेंशन एट एनी x विल बी लैम्डा टाइम्स G प्लस G बाई 2 इंटू x लेना पड़ेगा जी। तो ये टेंशन हो गई। अच्छा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x में ये लैम्डा से डिवाइड हो जाएगा या म्यू से डिवाइड हो जाएगा, जो भी है। तो 3g बाई 2x अंडर रूट। अब ये किसके रेस्पेक्ट में है? मीडियम। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अपने में थोड़ी देर पहले सीखा था 2 टाइम्स 3g बाई 4 इंटू एक्स, तो क्या आप एक्सिलरेशन विद रेस्पेक्ट टू रोप ऑफ पल्स लिख सकते हैं 3g बाई 4? लेकिन ये तो रोप बोल रही है, रस्सी कह रही है कि हमारे ऊपर ये 3g बाई 4 से जा रहा है, और असली में कितने से जा रहा होगा? एक्सिलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसमें 3g बाई 4 में g बाई 2 जोड़ दो तो 5g बाई 4 असली हो गया उसका। अब आप सोचो इस लेवल से इस लेवल पे जाना है इसको। कई लोग के मन में बात आएगी कि आपने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्यों लिया? क्योंकि रस्सी के रेस्पेक्ट में तो पुली भी चल रही है, जहाँ उसको पहुंचना है वो भी चल रहा है ना रस्सी के रेस्पेक्ट में। तो रस्सी क्या कह रही है? पुली नीचे आ रहा है, तो फिर मुझे उसको चलाना पड़ जाएगा। तो बेहतरी इस बात में है कि अगर मेरा डेस्टिनेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फिक्स है तो मेरे को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करना चाहिए। डेस्टिनेशन तो फिक्स है, वहां तक जाना है मुझे। अब वो भी चल के आ रहा है तो फिर क्या करते हो? फिर तो पंगा हो गया ना, दोनों को चलाना पड़ जाएगा। इसलिए मैंने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सिलरेशन लिया। और अब कितना चलना है पल्स को? L। सो L इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर कर लो। तो टाइम कितना आता है मेरे पास? 8 बाई 5 G बाई L अंडर रूट। और इतने देर में रस्सी एक्चुअली में कितना गई होगी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोप विल बी हाफ AT स्क्वायर। T ये ऊपर का डालना पड़ेगा, तो मेरे पास आएगा 12 बाई 5। तो इतना रस्सी चली है 12 बाई 5 में, तो कितना नहीं चली है? 3L बाई 5। तो ये जो लटक रहा पार्ट है वो है 3L बाई 5, और टाइम आपने कितना बता देना है? 8G बाई 5L का अंडर रूट। ये L बाई G होगा, ठीक है। और तो कहीं नहीं लिखा ना मैंने लोचेदार? ऊपर का है? अच्छा, वो तो सेम कॉपी मारा मैंने, ठीक है। पहला रिफ्लेक्शन कराऊंगा रिजिड एंड से। एक पल्स है जो मैंने भेज दी और सामने रस्सी दीवार में चुनी हुई है, मतलब ये वाला एंड तो ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। अच्छी बात है, ये ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। एनर्जी कंजर्व करनी है मेरे को। तो इसमें होता क्या है, इसका एंड रिजल्ट पता है क्या? ये उल्टा हो गया वापस आ जाएगा। बड़ा कैसे हो गया यार? गए थे ऐसे, आए ऐसे। एंड रिजल्ट तो ये है। लोग कहते हैं कि एक तो डायरेक्शन रिवर्स हो गई और एक पाई का फेस चेंज हो गया। चौधरी बन के गए थे, औंधे मुंह वापस आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि सामने एक रिजिड आदमी से मुलाकात हो गई। आप किसी के सामने जा दो, आज प्रिंसिपल को समझा के आते हैं, रुको, बाहर वापिस से बाहर आए तो देखा मैंने आपको, क्योंकि सामने अंदर कोई बहुत ही रिजिड आदमी बैठा होगा। फ्लेक्सिबल आदमी होता है तो जैसे गए वैसे आ गए यार। उसी फरफराते हुए बटन खोल के गए थे, बटन खोलते हुए वापस आ गए, यहाँ ठुक के वापस आए हो। ऐसे याद रख सकते हैं, ओके। अब बात आती है, याद तो रख लेंगे पर एक्सेप्ट करने की भी तो एक टेंडेंसी थोड़ी तो होनी चाहिए। कैसे, क्यों मान लूँ? देखो, कोई भी चीज़ कभी भी ऐसे जाके रिफ्लेक्ट नहीं हो जाती है कि गए और मुड़ के आ गए, है ना। गए, इट इज़ नॉट अ सिंगल, ऐसे छोटी सी 20 फीट की रोड है, गाड़ी लेके गए, रिवर्स गियर लगा के वापस आ गए, ऐसा नहीं है। जब एक सांप जाता है आगे और वापस आता है तो सांप के कोई रिवर्स गियर थोड़ी होता है। स्नेक, सांप जाता है और आगे उसको लगता है कि रास्ता खत्म हो गया तो यहाँ जाके यू टर्न मार के आता है प्रॉपर, मतलब आगे उसका मुंह ही रहेगा, थोड़ी देर में उसका फोटो ये हो जाएगा, फिर यूँ निकल जाएगा। तो वेव का जो रिफ्लेक्शन है वो इट इज़ लाइक अ स्नेक। वेव का हर हिस्सा दीवार के दर्शन करके वापस आएगा, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इस एंड का नाम ए है और इस एंड का नाम बी है। तो जब ये एंड दीवार के भिड़ेगा तो मैं एक बात बताता हूँ, जिसमें 25% रिफ्लेक्शन वाला केस बनाता हूँ। 25% रिफ्लेक्शन हो चुका है वाला सिचुएशन प्लान करते हैं। मतलब ये जितना भी बड़ा पल्स है उसका 25% तो दीवार में घुस गया होगा, दीवार में से टकरा गया होगा। उसके बाद क्या हुआ मुझे मतलब नहीं है, लेकिन
75% अभी बाकी है, 25% को ईश्वर के दर्शन हो गए हैं। तो वो 25% कायदे से कहाँ होना चाहिए था? अगर दीवार नहीं होती तो आगे होता, कायदे से तो आगे होना चाहिए था ना। लेकिन ये सारे इवेंट्स कहाँ हैं पता है? सबसे पहले तो इनको फ्लिप करके पीछे मोड़ दिया गया होगा, मतलब जो आगे है वो ऐसे होना चाहिए, फोल्ड, और फिर ऊपर की बजाय उसको किधर फोल्ड कर दिया? नीचे, मतलब ऐसे भी फोल्ड कर दिया। तो पहले तो उसको फोल्ड किया पीछे, फिर फोल्ड किया नीचे। ये हालत है रस्सी के जो आपने इवेंट्स भेजे थे उनके। फर्स्ट यू फोल्ड इट रिवर्स, देन यू फोल्ड इट डाउन। तो ये तो डायरेक्शन चेंज और ये फेस चेंज। अब देखो फेस चेंज का फायदा क्या आपको लगता है कि 25% में इंटरफेरेंस हो रहा है? भाई फर्स्ट 25 रुपीज इज गॉन इनसाइड, वेयर आर दे? दे आर फोल्डेड ऑन द नेक्स्ट 25। तो इस नेक्स्ट वाले 25 में तो दो वेव हो गई ना, एक जाती भी है और एक आती भी है। रिमेनिंग 50% वाला हिस्सा कह रहा है हमारे को दिक्कत नहीं है, हम पे मोड़ा ही नहीं गया, ठीक है ना। किसी की मुंड की तो मोड़ी है सिर्फ, तो बाकी हिस्से पे तो फोल्ड नहीं आया, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ, ये कोई कागज रहा होगा, उसको इतना फोल्ड करके इस पे लपेट दिया, तो ये कागज ऐसा हो गया, इतने में डबल है बस। तो यहाँ तो इंटरफेरेंस होगा ना यार, दो वेव हो गई, जाती वेव भी है और आती वेव भी है। और इंटरफेरेंस क्या कहता है? जो बोले वो दोनों ऐड करके कर दो। अब आप नोटिस करो, असली शक्ल जो रस्सी की दिखाई देगी मुझे इंटरफेरेंस जोन में, वो ये होगी, ये। क्योंकि आप देखो यहाँ पे ऐड करते हैं तो वो ऊपर वाला कह रहा है ऊपर आ जा बेटा, ये कह रहा नहीं जमीन पे रहूंगा, जीरो ही रहेंगे। तो वो कह रहा है फलानी जगह आ जा, ये कह रहा है कहीं नहीं जाएंगे, तो ऐड कर दो, तो वहीं रहेंगे जहाँ वो कह रहा है। ये क्या कह रहा है इस पॉइंट पे? क्या बोला जा रहा है? वो कह रहा है ऊपर आ जा बेटा, ये कह रहा है नीचे आ जा बेटा, तो ऊपर और नीचे ऐड करो, क्या हुआ? प्लस और माइनस तो ऑलमोस्ट सेम ही हाइट तो है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जो इस पॉइंट की ऊपर हाइट है वही इस पॉइंट की नीचे हाइट है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये है कौन? ये जस्ट तुम्हारे आगे वाला ही तो है, ये जस्ट तुम्हारे आगे वाला ही तो है। तो तुम्हारे से जस्ट आगे वाला तुम्हारे आसपास ही तो है। तो अगर तुम्हारे जस्ट आगे वाले को तुमसे उल्टा करके ऐड कर दूं तो जीरो जाएगा। तुम जिस हाइट पे हो तुम्हारे जस्ट आगे वाला भी ऑलमोस्ट उसी हाइट पे ही है। तो तुम्हारी हाइट भी पूछी, उसकी हाइट भी पूछी, और उसकी हाइट को उल्टा करके तुम्हारे में जोड़ दिया, तो क्या आएगा? हमेशा जीरो आएगा। और हमेशा जीरो क्यों चाहिए आपको? आपको जीरो इसलिए चाहिए क्योंकि ये वाला पॉइंट चल ही नहीं सकता है। तो एक ऐसा समाधान लेके आओ जिससे वेव रिफ्लेक्ट भी हो जाए और इसे कभी चलना ना पड़े, क्योंकि ये चल नहीं सकता है, क्योंकि ये रिजिड एंड है। तो रिजिड एंड से जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो एक ही तरीके से हो सकता है कि जो जावे वो उल्टा होके जावे, ताकि आते वाले और जाते वाले को ऐड करूं तो क्या आएगा? जीरो। और जीरो आएगा तो इस पॉइंट को कभी नहीं चलना पड़ेगा और रस्सी की शक्ल ऐसी हो जाएगी। देखो मैं पूरी रस्सी की शक्ल चेंज कर देता हूँ, पूरी तो नहीं, इतने पार्ट की। देखो ये पार्ट तो अनछिड़ा है, इसका तो कुछ छिड़ा ही नहीं। ये जो दो हो गए इसमें, ये यूं करके सटैक जमीन पे आ जाएगा ऐसा। सो दिस विल बी द न्यू शेप ऑफ द रस्सी एट दिस मोमेंट। व्हाट अबाउट द 50% रिफ्लेक्शन वाला केस? जब आधा रिफ्लेक्ट हुआ होगा तो देखो आधा ये रहा, तो वो कहाँ है? पहले उसको इसी मोड़ा तो इसी के ऊपर लिपट जाएगा, फिर उल्टा और कर देना, लो इसको जोड़ लो। अब क्या होगा? रस्सी विल बिकम सपाट सीधी, रस्सी विल बिकम सपाट सीधी। लोग कहते हैं अरे सर रस्सी तो सीधी हो गई, तो भूल गई तो, मतलब भूल गई तो कि दो वेव थे इसके अंदर, भूल गई रस्सी। भाई रस्सी सीधी हुई तो जैसे सीधी एक साधारण वेवलेस रस्सी थी, शक्ल तो वैसी है, वेवलेस रस्सी। वेवलेस समझ रहे हो? कोई वेव नहीं है भाई। आपको किसी से पैसे लेने हैं और देने भी है, ठीक है? तो आपके 1 सेकंड का लैग आ गया, मतलब उससे लेने से उससे ले लिए, मतलब उससे ले लिए और उसको भी दे दिए। ये केस हो गया तो ठीक है, नेट ट्रांजैक्शन जीरो हो गया। लेकिन अगर पैसे उधर रह गए तो कि इस खिड़की से आपने जेल के बाहर पैसे दिए उसको और वो कह रहा है तो व्हेन द एक्सचेंज हैज टू टेक प्लेस, एक मौके पे ऐसा हुआ कि शून्य हो गया, जीरो। तो इस रस्सी को क्या पता कि हमारे अंदर दो वेव है? क्या ये रस्सी बिल्कुल रेस्ट पे आ गई है? रेस्ट पे नहीं है। इस सिचुएशन में, ये जो फोटो है ना, ये इस सिचुएशन में इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब आप ये कैसे साबित करोगे काइनेटिक एनर्जी? देख लो इस पॉइंट का वेलोसिटी बता दो मुझे किस दिशा में, और इसका बता दो किस दिशा में। इसका वेलोसिटी है नीचे, क्योंकि वेव जा रही है आगे, वेव आगे जा रही है, स्लोप पॉजिटिव है,
वेव वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक माइनस साइन होता है, इसलिए इसकी वेलोसिटी नीचे है। चलो अगले की बताओ। ये इसका ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, वेव नेगेटिव, स्लोप भी नेगेटिव, एक माइनस साइन भी होता है फॉर्मूले में, तो ये भी नेगेटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐड होकर जीरो हो गए, लेकिन वेलोसिटीज ऐड होकर जीरो नहीं हुई है। इसका मतलब इतने पार्ट के पास कौन सी एनर्जी फिलहाल अभी? काइनेटिक, और उस काइनेटिक एनर्जी के चलते ये चलेगा। तो ऐसे कोई फुद्दू थोड़ी फंडामेंटल्स है यार। भूल गई बीच में रस्सी चपटी हो गई, अगर रस्सी की फोटो ऐसी आ गई तो आप तो कहते हो रस्सी तो सीधी है, तो रस्सी को क्या पता कि हमारे अंदर दो वेव है? सडनली कोई भूत थोड़ी आएगा क्या? और एनर्जी जीरो कैसे हो जाएगी? तो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन द रस्सी बिकम्स स्ट्रेट फॉर अ मोमेंट? काइनेटिक, और उससे फिर वापस डेवलप होता है और ले दे के शक्ल ये बनती है। तो इससे ये एक्सेप्ट करें अपन इस बात को कि व्हेन अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड एंड, इट्स डायरेक्शन चेंजेस एंड ऑल्सो पाई का फेज चेंज। व्हेन अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ फ्लेक्सिबल एंड, अगर फ्लेक्सिबल एंड से रिफ्लेक्ट होएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, उल्टा नहीं करना है, बस मोड़ना है। तो अगर इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, देखो यहां पर भी नाम रख दूं ए और बी। पहले कौन गया था? ए। जो पहले वाइवा देने जाएगा पहले वही तो आएगा वाइवा देके। सेकंड वाला पहले कैसे आ गया? या तो भग गया वो, बिना वाइवा दिए आ गया अंदर से। तो ये ए पहले गया तो ए पहले ही आया। सिमिलरली इसका हश्र क्या होगा? ये जैसे गए थे वैसे ही। ये फ्लेक्सिबल एंड का मतलब है रिंग लगा रखी, रिंग, इट कैन मूव अप एंड डाउन इन द वायर। बहुत कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सितार, वीणा या इनमें से कोई एक होता है जिसमें ऐसी रिंग लगी होती है। देखो मैं तो म्यूजिक वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन वो एक होता है ना वो ऐसे खरबूजा लेके बैठ रहे थे लोग, या तार होते हैं, महिला बैठ रही थी यहाँ पे, बैठी है, ये बजा रही होती है बैठ के, देखा होगा आपने यार। तो इनमें से कोई एक वीणा, सरोद, ये इस तरह के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो शायद आपके जंजीज के तो पता नहीं क्यों पसंद के नहीं होंगे। वो जो भी डिवाइसेस होते हैं उसमें ऊपर एक रिंग लगी होती है किसी एक तार। गिटार में तो दोनों तरफ पकड़ा हुआ होता है, गिटार तो देखा ही होगा यार, तो दोनों तार कसे हुए होते हैं, बिल्कुल रिजिड एंड्स होते हैं दोनों वायर के। लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें एक तरफ फ्लेक्सिबल एंड होता है, कभी मौका लगे तो देखना। तो फ्लेक्सिबल एंड में क्या होता है? रिफ्लेक्शन एज इट इज होता है, द वे यू गो द वे यू कम। बात करके आ जाओ, क्या दिक्कत है? सामने वाला फ्लेक्सिबल आदमी मान गया, ठीक है, या तुम मान गए, तुमने वहां जाकर चेंज कर लेनी, मेरे को मैं तो कुछ कहने नहीं, नमस्ते करने आया था, है ना। तो इस केस में अगर 50% रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो कैसा चित्र बनेगा मालूम? 50% रिफ्लेक्शन में ऐसा सीन है, बाकी आधा क्या है? इसी पे जुड़ गया। तो 50% रिफ्लेक्शन केस में ये से ऊपर जाएगा, बट नॉट डबल, क्योंकि ए मतलब पीक और पीक जुड़ के क्या हो गई? 2 पीक, डबल, ठीक है। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 1 + 1 = 2 एम्पलीट्यूड वाइज, और वो दूसरा डिस्ट्रक्टिव था, 1 + 1 = 0। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये शब्द अभी आने वाले हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें अपने दिमाग में रखो, अगर रिजिड एंड से टकराओगे तो लौट के आओगे, लौट के तो आना ही पड़ेगा, उल्टे उल्टे आओगे। और फ्लेक्सिबल एंड से टकराओगे तो भी लौट के आओगे, लौट के तो आना ही है, जैसे गए थे वैसे ही वापस लौट के आएंगे, ओके। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ हाउ टू राइट द इक्वेशंस ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। ध्यान से सीखना, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। ए साइन kx - ωt, ये ले ली इक्वेशन। कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? ये पॉजिटिव, ठीक है। ये वाली वेव एनकाउंटर करती है देयर इज अ फ्लेक्सिबल एंड, फ्लेक्सिबल एंड एट x = x0। कोई तो एक x = x0 है, वहां पे साहब फ्लेक्सिबल एंड है, ओके। तो रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन लिख दो, रिफ्लेक्टेड वेव, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज, बहुत साधारण से 2 स्टेप करने, फ्लो चार्टिशियस टॉपिक है यार। देखो किसी भी चीज़ को वापस फेंकने के लिए पहले कैच करना पड़ता है। तो ये तो इतनी बड़ी वेव इक्वेशन है, आपकी कौन सी है भाई साहब? कहाँ हो आप? x = x0। तो पूछो कि x = x0 को किस समय पे क्या दे रहे हो, वो कैसे पता लगाया जाएगा? इस इक्वेशन में x की जगह क्या भरो? x0। अब ये SHM की इक्वेशन बन गई, पर्सनल SHM। किसका? उस पॉइंट का जहां से रिफ्लेक्शन हुआ है। तेरा SHM है भैया,
अब वो कह रहा है माई सेल्फ फ्लेक्सिबल, तो मैं इसमें चेंजेस तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो एज इट इज इसको वापिस रवाना कर देता हूँ उल्टी दिशा में। अगर मैं रिजिड एंड होता तो क्या करता, डब्बे में पाई जोड़ देता, डब्बे में प्लस पाई कर दो, ठीक है। सो डोंट ऐड पाई एंड सिंपली रिवर्स रीसेट। अब आपको पिछली क्लास में मैंने सिखाया था हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ एनी वेव जो कि उल्टा जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, और कहाँ से पैदा हुई है, एक्स नॉट से। तो अब ये इस चीज, अब तो एक्स नॉट सोर्स बन गया ना। एनी रिफ्लेक्टर फर्स्ट एक्ट लाइक रिसीवर एंड देन एक्ट लाइक सोर्स। तो अब मैं इसमें क्या करना, रिप्लेस टी बाय, ये बहुत बड़ा स्टेप है, रिप्लेस टी बाय टी। वेव किधर भेजनी है, नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव भेजनी होती तो रिप्लेस टी बाय टी प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बाय वी। यहाँ होगा रिप्लेस टी बाय टी माइनस एक्स नॉट बाय वी। टी की बजाय ये ठूस दो आप। तो जैसे ही इस टी की बजाय आप ये भरोगे तो वाई रिफ्लेक्टेड आ जाएगी मेरे पास ए साइन के एक्स नॉट माइनस ओमेगा टाइम्स टी माइनस एक्स नॉट बाय वी ब्रैकेट बंद। आप देखो कितना बड़ा एक्सप्रेशन है, अभी सॉल्व कर लेंगे। वाई रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू ए साइन के एक्स नॉट माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा बाय वी को क्या लिख देंगे, के एक्स माइनस माइनस कितने माइनस हो गए यार, ढंग से देखो यार गलती ना हो जाए। ये माइनस आ गया तो ये सही है, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो आने वाले तो ऐसे ही आएंगे। तो ये के एक्स नॉट कट और क्या बताओ, कट रहा है कि कंफर्म करो एक बार ढंग से। तो वाई रिफ्लेक्टेड की वैल्यू क्या आ रही है, ए साइन प्लस होगा ना, रिप्लेस टी बाय, देखो अपन ने क्या किया, ये अपनी वेव की ओरिजिनल इक्वेशन थी। सबसे पहले मैंने उसमें एक्स नॉट डाला ताकि जो बंदा उसको रिसीव कर रहा है उसको क्या मिला वो आ जाए, ठीक है। अब उसमें कुछ चेंजेस करने तो बता दो। अगर रिजिड एंड होता तो प्लस पाई, अदरवाइज डोंट डू एनीथिंग। अब उसके बाद वेव को रीसेंड कर दो। प्लस में रीसेंड कर रहे हो तो रिप्लेस टी बाई टी माइनस एक्स नॉट बाई वी, और माइनस में रीसेंड कर रहे हो तो रिप्लेस टी बाई टी प्लस एक्स नॉट बाई वी। तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया और अब मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, तो मेरे पास आता है देखो 2 एक्स नॉट माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। ठीक है, रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस बार। पहले वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव, वेव पॉजिटिव जा रही है, साइन अलग अलग होता है तो पॉजिटिव जाती है। सबसे पहले एक्स इक्वल टू 7 को क्या मिलेगा, 3 साइन 2t माइनस 21 प्लस 5/6, ये तो उसे मिला। अब वो कह रहा मैं रिजिड हूँ तो मैं डब्बे के अंदर ये जोड़ूंगा, शक्ल चेंज करूंगा, फिर कह रहा फेंक दूंगा पीछे, रिवर्स। तो रिप्लेस टी बाय टी प्लस एक्स माइनस 7/v, ठीक है। अच्छा ये ओमेगा है तो ओमेगा बाय वी को आप 3 लिख देना, के होता है ना के, मैंने राइट वाई रिफ्लेक्टेड एज 3 साइन 2t प्लस ये 2/v बनेगा ना, तो 2/v को क्या लिख दोगे, के कितना है 3, तो 2/v, एक बार 2/v लिख रहा हूँ, तो 2/v इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 7π/6, देखो कुछ मिस नहीं हो गया हो, और 2/v को आप के लिख देंगे, तो 3 साइन 2t प्लस 3x माइनस 21। अरे ये एक चुमड़ा और था ना, एक और 21 आएगा, वो ऐड होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ऐड होना चाहिए, वो नहीं है। तो ये अपने क्या हो गया 3x माइनस 21, एक माइनस 21 और यहाँ ठूसना पड़ेगा ना, तो माइनस 21 प्लस 7π/6। कभी भी के एक्स नॉट कट जाए ना तो समझ जाओ गलती हो गई, क्योंकि कटता नहीं है वो। ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन हो गई। व्हेनेवर अ वेव एक्सपीरियंस अ मीडियम मॉडिफिकेशन, ये देखो पहले एक पतली रस्सी है और आगे एक थिक रस्सी है, तो जब एक वेव को मीडियम मॉडिफिकेशन मिलता है या मीडियम चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे दो फिनोमिना एक साथ होते हैं। अ पार्ट ऑफ एनर्जी सेंट बैक, जिसको अपन रिफ्लेक्टेड कहते हैं, एंड अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड।
अब इस बात का सबूत क्या है? क्या आपने कभी बाल्टी में पानी भर के उसमें अपना मुंह देखा है? बिल्कुल देखा होगा, दिख जाता है पानी को। तो मतलब किसी पौंड पे भी देख लेते हैं, कहीं जमीन पे दिख जाता है यार बारिश में। सपोज इसके अंदर एक मछली भी तैर रही है, फिश, सपोज एक मछली भी तैर रही है, तो क्या यहाँ ऊपर से ये मछली भी आपको देख सकती है? कई बार अपन जाते हैं तो मछलियाँ घबरा जाती, भग जाती हैं। इसका मतलब तुम्हारे मुंह से जाने वाली रेस मछली के पास पहुंच गई, आर पार गई। दूसरा, तुमने खुद ने अपना मुंह भी देख लिया, तो अपने चेहरे से जाने वाली रेस पानी के सतह पर टकरा के लौट के आएंगे, तभी तो अपने को अपना मुंह दिखाई देगा। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रेस मस्ट कम है, और ट्रांसमिशन के में क्या होता है, रेस मस्ट गो आर पार। तो चूंकि हमें देखकर ये मछली डर गई, हमें देखकर ये मछली डर गई, मतलब हमारी रेस आर पार गई, पानी में ट्रांसमिट हुई, और हमें अपना खुद का मुंह भी दिख गया। इसका मतलब रिफ्लेक्शन भी हुआ। तो ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, जिससे हम कह सकते हैं मीडियम जैसे ही मॉडिफाई होगा, मीडियम मॉडिफाई होगा तो आपको रेज आर पार तो जाएंगी, लेकिन कुछ रेज वापस लौट भी आती है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि सडनली तुम्हें एकदम से ऐसा फील हो कि सामने तुम्हें तुम्हारा प्रतिबिंब इमेज दिखाई दे रहा है। सपोज यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड, और समहाउ मैंने ऐसा कुछ व्यवस्था कर दिया जिसमें तुम्हारे आगे जो हवा की डेंसिटी है और थोड़ी और आगे जो हवा की डेंसिटी है, उसमें एकदम से फर्क डाल दिया। तो जहाँ इंटरफेस होगा ना उन दोनों हवाओं का, वहाँ एक मिरर जैसा कैरेक्टर खड़ा हो सकता है। बट ये तो कोई नई बात नहीं है तुम्हारे लिए। यू आर स्टैंडिंग एंड यू रियलाइज दैट योर इमेज इज ऑल्सो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें तो क्या दिक्कत है, सामने आईना है तो दिख गया, क्या बोलो, उसमें तो कोई झटका भी लगता है। हम सब अपने आप को सामने खड़े हुए मिरर में आर पार, मतलब मिरर में देखते ही और सोचो मिरर है ही नहीं, फिर भी वो दिख रहा है। इसका मतलब कुछ तो मीडियम का लोचा है। अच्छा, उतना गाढ़ा नहीं दिखाई देगा, थोड़ा कमजोर है, इतना थोड़ी खतरनाक सामने दिख जाएगा हवा में, वो पॉसिबल भी नहीं है। इसी को मिराज वगैरह कहते हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ ना कि ये वाली हवा, हवा नंबर 1, और ये वाली हवा, हवा नंबर 2, यहाँ पे आपको एक मिरर जैसी चीज़ फील हो सकती है। ऐसा होता नहीं है यूजुअली। पता है कैसे होता है, आड़ा होता है। ये धरती का सतह, अर्थ, तो ऐसे होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हो वैसे वैसे डेंसिटी जो है वो, भाई हवा के पास में तो ज़्यादा गर्मी होगी ना। सबसे पहले क्या तपता है, धरती की सतह। तो जमीन सबसे ज़्यादा गर्म होती है। यू गो क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, यू विल रियलाइज दैट अपने घर की छत गर्म नहीं होती है। जब तुम छत पे जाते हो तो पैर जलते हैं कि मुंह जलता है? रिलेटिवली तो पैर ही जलते हैं। तो वो हवा सबसे ज़्यादा गर्म होती है जो बिल्कुल धरती के सतह पे होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हवाओं की लेयर बन जाती है, बहुत सारी लेयर्स बन जाती है। और लेयर बनती है तो फिर रिफ्रैक्शन वगैरह होता है। तो इधर से रेज जैसे जा रही होती है, कई बार TIR हो गया ऐसा जाती हैं। इसलिए आसमान की इमेज किधर दिखाई देती है, नीचे। सुना होगा मिराज, हिंदी में कहते हैं मृग तृष्णा। कई बार दूर सड़क पे ऐसा लगता है जमीन पे पानी है, वो पानी नहीं है, वो आसमान की इमेज है। नीले कलर का जमीन पे कुछ भी दिखता है तो वो क्या होता है, पानी होता है। हमारी जनरल टेंडेंसी है ना, नीला नीला दिख रहा है नीचे, तो व्हाट इज इट, इट इज वाटर। तो अब अपन तो दौड़ते नहीं है, तो पानी दिखा तो दौड़ गए। हिरण बेचारे दौड़ जाते हैं, शरीफ जानवर है ना। शेरों से ज़्यादा कौन समझ सकता है हिरण को। क्या है, तो जब जब मीडियम बदलेगा, लेट्स से यहाँ मीडियम μ1 है, लीनियर मास डेंसिटी, और यहाँ μ2 है, टेंशन तो सेम ही रहेगा, न्यूटन्स लॉ। तो मीडियम बदलते ही इस जंक्शन पे जो भी वेव इधर से आएगी, अ पार्ट ऑफ इट विल बी सेंट बैक एंड अ पार्ट ऑफ इट विल बी ट्रांसमिटेड। अब मेरे को तो कोई यार एक बंदा आके इक्वेशन दे देगा, कहेगा देखो यहाँ पे स्पीड v1 है और यहाँ पे स्पीड v2 है। अब आप मेरे को ये बताओगे इधर से a एम्पलीट्यूड की वेव आ रही है, तो वो 2 में फटेगी, 2 में बटेगी, मतलब एनर्जी भी 2 में बटेगी। तो उन दोनों की इक्वेशन लिख दो आप, तो सीधी सी बात। अब यार इक्वेशन तो मैं लिख दूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे एम्पलीट्यूड तो बताओ कि जो आगे जाएगा और जो पीछे जाएगा। एम्पलीट्यूड दोनों तरफ a तो नहीं जा सकता, क्योंकि 100 रुपये का नोट खुला कराओगे तो 100 रुपये से कुछ खरीदोगे तो कुछ पैसा दुकानदार के पास जाएगा और बचा हुआ आपके पास वापस आ जाएगा। तो 100 से तो कम ही मिला ना उसको भी, और 100 से कम मिला वापस तुमको भी, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, अगर ये इंटरफेस को स्टडी किया जाए तो लेफ्ट वाली रस्सी में 2 वेव है। एक तो इंसिडेंट वेव है, ए इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट वेव को ए वाई इंसिडेंट, और जो जा रहा है वाई रिफ्लेक्टेड भी है, और इधर सिर्फ वाई ट्रांसमिटेड है। तो ये लेफ्ट में तो इंटरफेरेंस हो रहा है,
मतलब लेफ्ट वाली जगह पे तो हो रहा है YI प्लस Y रिफ्लेक्टेड लेफ्ट में, और उधर क्या हो रहा है YT। अब ये दोनों इक्वल थोड़े ना होंगे क्या, इनको जोड़ के सेम क्यों आएगा? पाकिस्तान में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? उनके उधर कुछ भी होता है, लेकिन एक ऐसी जगह है जो दोनों के लिए कॉमन है, जंक्शन। तो अगर फिलहाल के लिए इसको x इक्वल टू x0 बोल दूं मैं, तो दिस एक्सप्रेशन एट x बराबर x0 मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू, मतलब उससे बात करोगे कि तेरा इतना बड़ा भाई, तेरा इतना बड़ा डोमेन है, उसमें x0 पे क्या हो रहा था तो वो बता दे। तो क्योंकि ये पॉइंट कोई मल्टीपल डांसेस थोड़ी कर सकता है क्या, ये तो एक ही डांस करेगा। अब इधर ओवरऑल कथकली चल रही है और उधर भरतनाट्यम चल रहा है ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए, भरतकली होना चाहिए, है ना। ये कुछ ऐसा करेगा जो दोनों के साथ समन्वय रखना चाहिए। तो इसके स्टेप्स ऐसे होंगे जो दोनों कॉमन रखो, क्योंकि मैं तो कॉमन हूं ना बीच में, तो मैं जो भी डांस करूंगा वो आपके साथ भी सिंक होना चाहिए और आपके साथ भी सिंक होना चाहिए। फिर उसके उधर आप कुछ भी करो, मतलब नहीं मिले। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। अच्छा, इसको थोड़ा सुधारते हैं। ये तो हर समय सत्य है, तो एवरी टाइम इट इज ट्रू। बट डू यू बिलीव दैट अगर इधर से जो वेव आ रही है, वेव कैसी होती है? वेव तो ऐसी होती है। अब वेव जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये भी रिफ्लेक्ट होगा, ये भी रिफ्लेक्ट होगा, ये भी रिफ्लेक्ट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये टकला भी होगा। तो जब एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्ट होने आएगा तो जो दो बनेंगे वो उनके भी तो एम्पलीट्यूड ही होंगे। जब पीक स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट होता है तो दोनों जो वेव जा रही हैं उनके भी तो पीक ही डेवलप होंगे उस समय। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि वेव रिफ्लेक्ट होने का क्या मतलब है। वेव रिफ्लेक्ट होने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जाएगी और जंक्शन है ये, इसमें भिड़ेगी। तो जब ये भिड़ेगा तो कोई दो इवेंट पैदा होंगे, जो एक आगे जाएगा एक पीछे आएगा। जब ये एक्सट्रीम टॉप पॉइंट भिड़ेगा तो भी तो कोई दो इवेंट बनेंगे, एक के दो तो होंगे ना। तो जब आप सबसे बड़ा नोट दोगे और उसके दो टुकड़े करोगे तो वो टुकड़े भी सबसे बड़े होंगे। इट मीन्स जब कभी एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्ट होगा, तो दोनों के क्या डेवलप होंगे उस समय पे? एम्पलीट्यूड ही डेवलप होंगे। एक फंडा तो मेरे पास ये होगा, है ना। अब सवाल ये उठता है कि मेरी इक्वेशन होती है ए इंसिडेंट, ये जब आया होगा, मतलब ये इंटरफेस पे खोपड़ा ठोक रहा होगा, तो उस समय जो पैदा हो रहे होंगे वो क्या पैदा हो रहे होंगे? ए ट्रांसमिटेड और ए रिफ्लेक्टेड। अब लफड़ा ये है कि ए रिफ्लेक्टेड हमारे साथ सीधा जुड़ेगा या उल्टा जुड़ेगा, ये तो सिचुएशन देख के पता चलेगा। लेकिन ए ट्रांसमिटेड तो एज इट इज ही चला जाएगा। सो ये प्लस और माइनस जो है वो सिचुएशनल है। मैं डायग्राम देख के बताऊंगा प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, क्योंकि अगर पाई के फेस डिफरेंस के साथ रिफ्लेक्ट हुआ है तो उल्टा जुड़ जाएगा मेरे को, और सीधा ही रिफ्लेक्ट हुआ है तो एज इट इज जुड़ जाएगा। तो प्लस माइनस मैं कैसे कह सकता हूँ? तो मेरी पहली इक्वेशन क्या बनेगी? ये कि वैसे तो मेरी पहली इक्वेशन ये है, लेकिन इसको मैंने थोड़ी छोटी कर दी कि भाई आप तो एम्पलीट्यूड में लगा लो ना यार, हर जो चीज़ हर समय सही है वो किसी एक समय भी तो सही है ना। तो एम्पलीट्यूड के टाइम मैंने इक्वेशन लिख दी, और दूसरी इक्वेशन होगी मेरी पावर की। यहाँ जितना पैसा प्रति सेकंड आ रहा है वो दो में फट रहा है। तो पावर का फॉर्मूला होता क्या है? हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। एक बात तय है, जो वेव लेफ्ट से आ रही है वो दो में फट रही है, तो कंस्टिट्यूएंट वेव्स और इंसिडेंट वेव्स इन सब का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं चेंज हो सकता फ्रीक्वेंसी? क्योंकि अदरवाइज तो आपका रिपीटेटिव पैटर्न ही खराब है यार। इससे पूछो कि जब जब तू एम्पलीट्यूड भेजता है इस कोने पे टकराने के लिए, हम क्या पैदा करते हैं? एम्पलीट्यूड। जब जब तू एम्पलीट्यूड भेजता है, जब जब इधर से एम्पलीट्यूड आता है, इन दोनों वेव के एम्पलीट्यूड ही तो जनरेट होते हैं, और एम्पलीट्यूड हर कितनी देर बाद वापस आ जाएगा? हाफ टाइम पीरियड के बाद। एक बार ऊपर वाला एम्पलीट्यूड, एक बार नीचे वाला एम्पलीट्यूड। जो तू अभी दे रहा है वो एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट करेगा नहीं करेगा? तो हमारे भी तो रिपीट होंगे। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपके पिताजी का मूड शनिवार शाम को खराब ही रहता है, फिक्स है, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ हिम योर मूड इज ऑल्सो सपोज टू बी स्पॉइल्ड। तो उनके मूड खराब होने की फ्रीक्वेंसी 7 डेज है, टाइम पीरियड क्या 7 डेज है। तो आपके मूड खराब करने 7 डेज ही होगा ना, हर 7वें दिन आपकी भी सुताई हो जाती है, ला भाई ला क्या बड़ा 7 दिन ला। तो अगर इनपुट की रिपीटेटिव फ्रीक्वेंसी एफ है, तो उससे जो आउटपुट पैदा हो रहा है उसकी रिपीटेटिव फ्रीक्वेंसी भी वही तो होगी, क्योंकि आप अपना इनपुट हर फलाने टाइम के बाद रिपीट कर दोगे, और जब जब आप ये रिपीट करोगे जो अभी भेजा है वही पैदा होगा जो अभी हुआ है। तो इसलिए ओमेगा एक रिपीटेटिव इनपुट की ओमेगा ही होती है आउटपुट की ओमेगा। तो ओमेगा तो सेम ही आना। देखो तो ये देखो ये बदल गया क्योंकि रस्सी बदल गई, ये नहीं बदलेगा, ये तो मुझे निकालना है और ये तो बदल गया। तो इस इक्वेशन में यार बहुत कुछ बदल रहा है, मतलब ये इक्वेशन उतनी मज़ेदार नहीं लग रही।
थोड़ा इसको सुधारते हैं, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो हम ये जानते हैं कि भाई v की जो वैल्यू है वो √t/μ थी, मतलब कैन वी राइट t एज μv²। तो हम लिख सकते हैं t = μv²। तो यहाँ पर ये म्यू हटाओ ऐसा। तो कैसे हटाए, ऐसे बोलने तो नहीं हटता क्या? एक काम करो, इसके नीचे v चिपकाओ और यूँ करो, तो μv² को t लिख दो। तो पावर का एक फॉर्मूला मेरे पास कितना हो गया देखो, 1/2 टाइम्स टेंशन टाइम्स ω²। ये तो कांस्टेंट है वैसे भी, ओमेगा टेंशन फेंशन ये तो आवत जावत सब में सेम ही है। आगे क्या है, a²/v। इसका मतलब दिस इज द पावर ऑफ अ वेव। तो मेरे पास सीधी इक्वेशन तैयार हो गई है, a इनपुट ²/v1, v1 से आप आए हो, इज इक्वल टू a रिफ्लेक्टेड ²/v2 प्लस a ट्रांसमिटेड स्क्वायर, ये v2 नहीं सॉरी v1, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्टेड तो वापस अपने घर में आ गया ना, रिवर्स। आगे कौन गया है, ट्रांसमिटेड, तो उसके नीचे v2 आएगा। अपन तो वापस घर आ गए, रिफ्लेक्टेड वेव तो वापस लौट के वापस घर ही आ जाती है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तैयार हो गई ये। अब इन दोनों इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना होता है। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मैं तो आपको सीधा आंसर बताऊंगा। आप चाहो तो इसको इक्वेशंस को इस मतलब जो मैं आंसर बताऊंगा वो इसके अंदर रख के सेटिस्फाई करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, एक पतली रस्सी के अंदर अगर एक पल्स आ रही है और सामने एक मोटी रस्सी है, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मोटी रस्सी है भाई, देखो ट्रांसमिशन तो वैसा ही होता है, जैसा जैसा भेजोगे वही जाएगा अंदर। ट्रांसमिशन में कभी कोई लफड़ा ही नहीं है। हाँ, रस्सी अगर मोटी है तो वो ट्रांसमिशन थोड़ा कमज़ोर सा दिखेगा आपको। एक पतली रस्सी है, एक मोटी रस्सी को क्या हिला देगी, लेकिन जो चाहेगी पतली रस्सी, जो जैसा झटका भेजोगे ट्रांसमिशन तो वही होगा। लेकिन यू टर्न मारना है तो फिर उसमें आगे वाले मीडियम का बिहेवियर देखना पड़ेगा। क्या आपका आगे आने वाला जो आगे वाला मीडियम है वो आपसे मोटा है, थिकर है, मतलब वो रिजिड एंड की तरह एक्ट करेगा। और कैसे गए देखो, औंधे होके। तो इस केस में तो सब्ट्रैक्शन होगा फिर, है ना। ये तो एक ही पल्स था, तो बहुत सारे आ रहे होंगे ना, आते जा रहे होंगे। तो जो यू टर्न मार के जा रहा है वो जाते वालों के साथ कैसा इंटरफेयर करेगा, नेगेटिव होता है ना। आप लोग जा रहे हो किसी पिक्चर में देखने और दूसरे लोग बाहर आ रहे हैं और वो अगर पाई के फेस डिफरेंस के साथ आ रहे हैं, मतलब वो हैप्पी नहीं है पिक्चर से, तो निकलते हो क्या बोलता है, बेकार बेकार कचरा पिक्चर है, छोड़ दे इसको। हाँ, तो पहला केस तो ये हो गया कि अगर आप ठीक रस्सी से लौट रहे हो तो पहली बात, एक बात ध्यान रखना, ये v2 जो है ना ये कम होगी v1 से। मोटी रस्सी में स्पीड कम होगी, क्यों कम होगी, क्योंकि √t/μ नीचे आता है ना। तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर है। तो अब आप यूँ याद करो, डेंसर से आज जाके आ रहे हैं, डेंसर मीडियम से लौट के आ रहे हैं। आप अच्छे खासे जैसलमेर में रहते हो, रेयर कम लोग होते हैं, सडनली आप बम्बई में बोरीवली स्टेशन पर छूट दिए जाओ, तो यू विल बी रिटेलिएटेड एंड यू विल गो बैक नेगेटिवली। क्या बकवास जगह यार, आदमी, भीड़। तो डेंसर मीडियम से आपको हमेशा क्या महसूस होगा, रिजिडिटी, लो स्पीड, मतलब मूव ही नहीं करना चाहता यार, साले को समझाने की कोशिश की, नाच ही नहीं रहा है, हम इतना ठुमक के दिखा रहे हैं, वो तो ठुमक ही नहीं रहा है, हमको घर और भेज दिया, तो उल्टे आ गए आप, ठीक है। दूसरा, अब आप मोटी रस्सी हो और सामने आपको मिल गया एक फ्लेक्सिबल सा बंदा, अब क्या होने वाला है, उसको तो ठुमका के आओगे, खुद भी बड़े खुश जाओगे, नचा दिया सालों को। ठीक है। पहले वाले में क्या लिखा मैंने, अच्छा v2 लेस देन v1। हाँ, यहाँ पर v2 जो है इट इज़ ग्रेटर देन v1, ये v1। इस बार ये डेंसर है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक मीडियम किसी के रेस्पेक्ट में रेयर है तो किसी और के रेस्पेक्ट में डेंसर हो सकता है? हो ही सकता है। आज आप अंबानी के रेस्पेक्ट में रेयर हो, रेयरेस्ट, लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में तो ठीक ठाकली डेंसर हो सकते हो, ठीक है ना। आप नंबरों के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हो, है ना। अपने टेस्ट के टॉपर के रेस्पेक्ट में आप थोड़े रेयर हो, लेकिन लास्ट रैंकर के रेस्पेक्ट में तो आप डेंसर हो। इक्वेशंस तो लिखा दूंगा मैं इनकी, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड की, लेकिन सबसे पहले तो मुझे इनको सॉल्व करना है। तो आई नीड टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड एंड ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड। अब इसका मैं आपको देखो डायरेक्ट आंसर दूंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। इक्वेशन तो कर ही लोगे तुम लोग सॉल्व, उसमें क्या बड़ी बात।
और मैं जो इक्वेशन लिखूंगा उसको आप रख के देख लेना ना, आंसर बताऊंगा। मैं आपको आंसर याद करने की ट्रिक बताऊँ। का एम्पलीट्यूड लिखोगे, जो वेव आई है उसके 2 टुकड़े करूंगा तो उसका सीधा रिजल्ट बता रहा हूँ आपको, और ये भी तरीका बताऊंगा कि आपको उसको भूलना कैसे नहीं, कैसे याद रहेगा आपको। मैंने भी रेड थोड़ी रखा है। अब मैं देखो ये सोचूंगा, ए ट्रांसमिटेड और ए रिफ्लेक्टेड। इनफैक्ट इधर मुझे रिफ्लेक्टेड लिखना चाहिए क्योंकि रिफ्लेक्शन तो इस तरफ हो रहा है अपनी कॉपी में। इज इक्वल टू, देखो दोनों में नीचे V1 प्लस V2 आता है। कोई फ्रैक्शन टाइप की चीज आ रही होगी, ए का हिस्सा ही तो है भाई। V1 इज टू V2 तो नहीं है। देखो अगर V1 इज टू V2 हो तो आदमी सोचे हो गया सर V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू ए, V2 अपॉन V1 प्लस, तो नीचे तो V1 प्लस V2 ही आता है। ऊपर जो आता है वो एक तो ये होता है, दोनों में से किसी एक का मुंह ये है, और किसी एक का या तो ये है या ये है, ऐसा कुछ तो है, ठीक है ना। अब मैं सोचता हूं रिफ्लेक्टेड वेव 0 हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं अगर V1 V2 सेम है। अगर V1 V2 सेम है तो मीडियम तो चेंज हुआ ही नहीं, तो फिर काय को रिफ्लेक्शन हुआ बे? इसका मतलब 2 ही है। और ये मॉड क्यों आया पता, इक्वेशन में यहाँ पे प्लस माइनस है, तो या तो V1 माइनस V2 है या V2 माइनस V1 है, इस वजह से ये मॉड आया होगा। और मुझे तो वैसे भी आपको देखो मैग्नीट्यूड ही करवाना है, क्योंकि साइन तो मैं डिसाइड करूँगा, शक्ल देख के साइन मैं डिसाइड कर दूंगा ना, इस पर इसके भरोसे नहीं है। और यहाँ पे अब आता है इन दोनों में से कौन सा बिठाऊँ उसके सर पे। तो मैं सोचता हूँ कि अगर V2 0 हो जाए, मतलब मीडियम ट्रांसमिट करने वाला है ही नहीं, V2 0 हो गया मतलब गए ही नहीं तो सब इधर आ गया। तो एक तो V2 0 डालने पे ये इसकी वैल्यू A आनी चाहिए, और V2 0 डालने पे 2 0 होना चाहिए, तो तेरे पास कोई चारा ही नहीं है। अच्छा V1 इक्वल टू V2 कर लो यार जरा, 100% ट्रांसमिशन आना चाहिए। V1 V2 अगर बरोबर है तो ट्रांसमिशन का एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, A, पूरा ट्रांसमिट हो गया अगर V1 V2 सेम है तो इन तरीकों से अपन इन दोनों रिजल्ट्स को कभी भूल जाएं थोड़ा बहुत तो वापस हाथों हाथ वही पेपर में रिकवर कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको इक्वेशन लिखना सिखा देता हूँ। इक्वेशन आज तक कभी मैंने देखी नहीं, सवाल आए हुए, लेकिन अपन तो लिखेंगे देखो, क्योंकि देखो उससे अपनी तो प्रैक्टिस होती है, वेव इक्वेशन क्रिएट करना, एवरीथिंग। इस कोऑर्डिनेट को बोल रहा हूँ मैं x इक्वल टू x0। आमतौर पे x इक्वल टू 0 बोल देते हैं इसको, आमतौर पे इसको x इक्वल टू 0 बोल देते हैं। तो ये तो स्पेसिफिक हो गया ना फिर 0 पे ही। जो तरीके आमतौर पे सिखाए जाते हैं वो भी 0 के लिए सीखा, हम 0 के लिए नहीं सीखा, हम तो जनरल सीख रहे हैं भाई। जनरल में तो x इक्वल टू 0 आप डाल देना, क्या प्रॉब्लम है। सपोज इधर से एक वेव आ रही है जिसका नाम है y इंसिडेंट इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। ये वेव आ रही है, यहाँ पर मीडियम म्यू है और यहाँ पर 4 म्यू है, 4 गुना मोटी रस्सी है, अर्थात √T बाय म्यू होता तो नीचे बाई 2 आ गया। म्हणजे यहाँ अगर स्पीड v है तो यहाँ v है तो यहाँ 2v है, ये v बाई 2 को छोड़ो यार, 2v कर सकते हैं, v बाई 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर 2v लिखने का मतलब है आपने अपने सर पे एक आफत मोल ले ली है, क्योंकि इसकी वेव स्पीड आपने 2v मान ली है। ध्यान है ना ये, क्योंकि आमतौर अभी जैसे मैं आपसे पूछूं कि v क्या है तो आप लिखोगे ओमेगा बाई के, तो ओमेगा बाई के नहीं है, ओमेगा बाई के 2v है। तो अगर ये आपको अच्छा नहीं लगता है ये 2v तो सर सब इधर सब सिंगल होना चाहिए, तो फिर इधर v लिखो उधर v बाई 2 लिखो, ताकि उधर वाले सब नए और अपने वाले स्ट्रेट पैरामीटर्स v a k ओमेगा सब बढ़िया बढ़िया। लेकिन ये 2v लिखते ही आपने अपने सर पे एक्स्ट्रा जिम्मेदारी बांध दी। डरने की बात नहीं, इतना कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो लिखूंगा फर्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव का फॉर्मूला, डिफरेंस अपॉन सम ऑफ वेलोसिटीज इनटू ए, तो 2v माइनस v, ये तो हो गया साहब a बाई 3 हो गया। हम भी जानते हैं उल्टा होके जाएगा, 2a बाई 3 होगा वो, क्योंकि जब a आएगा तो a बाई 3 जो आएगा उल्टा होके जाएगा, तो हमें क्या कर जाएगा, हमारे साथ तो उल्टा जुड़ जाएगा ना वो। समझने का प्रयास करें, अगर a आया है रिफ्लेक्ट होने के लिए, a आया है a, तो a आया ही तो है, a आते ही क्या करेगा, a बाई 3 को उल्टा भेजेगा और वो आप में ही जुड़ जाएगा साला। तो एकदम से आपकी शक्ल क्या हो जाएगी, 2a बाई 3। अब कह जाए यार
मैंने खोपड़ा ठोका उस पर, मैं ही 2/3 हो गया एकदम से, तो सामने वाला उधर जो अंदर भेजा है वो क्या होना चाहिए? 2/3 ही आएगा वो। आप फॉर्मूला लगा के देख लो, 2 टाइम्स V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये कितना हुआ? 2/3। फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो अच्छा, यही अगर सीधा होता तो वो 4a/3 हो जाता, अगला वाला 4a/3 हो जाता, क्योंकि a में a/3 कैसे जुड़ता? सीधा हो गया। a में a/3 सीधा जोड़ोगे तो अगले पार्टी का क्या आंसर आना चाहिए? हाँ, तो इसका ससुर क्या आंसर आ रहा है? 2a/3। राइट। अब मैं इक्वेशन लिखने सिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप ये बोलें कि ये जो वेव की इक्वेशन है, सबसे पहले तो देखो सामने वाला पार्टी रिसीव करेगा उसको, है ना? x = x0 will first receive this wave and then will generate transmitted and reflected। तो पहले उस जंक्शन को बोलोगे रिसीव कर इसको, तो रिसीव क्या किया जाएगा? a साइन, थोड़ा गैप दे के लिख रहा हूँ मैं, a साइन kx0 माइनस ओमेगा टी, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड। और अब मैं रिफ्लेक्टेड लिख रहा हूँ, तो रिफ्लेक्टेड क्या करेगा? रिफ्लेक्टेड करा, आई विल मेक सम चेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक दिस 1/3। एक तो पहले मैं एम्पलीट्यूड को 1/3 करूँगा, उसके बाद में डब्बे में। अच्छा एक बात बता दूँ आपको, ये अब वेव की इक्वेशन नहीं रह गई थी, ये जो मैंने वैल्यू डाल दी ना इसमें x की, फिर तो एसएचएम की होगी, लोकल एसएचएम। कोऑर्डिनेटेड ठूस दिया तो फिर वेव कहाँ? वेव का काम होता है मल्टीपल लोगों की इक्वेशन एक साथ बताना। वेव का काम होता है मल्टीपल लोगों की इक्वेशन एक साथ बताना। ये क्या बोल रहा है आपको? किसी एक जगह की, ठीक है? तो कह रहा है पहले तो बाई 3 करूँगा इसको मैं, फिर डब्बे में पाई जोड़ूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने उल्टा करके भेजूंगा, ठीक है? और उसके बाद लास्टली क्या करूँगा? वेव को जन फेंक दूंगा, जा किधर भेजना है इस बार? पीछे। रिप्लेस टी बाय टी प्लस एक्स माइनस 2v। ये देखो, तो ये आ गई y रिफ्लेक्टेड। हाँ, साइन ओमेगा बाय ओमेगा टी को तो अलग करो, और माइनस ओमेगा बाय 2v को क्या लिख दो? ये प्लस पाई को सेट कर दूं क्या हाथों हाथी? साइन पाई प्लस कबाड़ा, इस साइन माइनस साइन कबाड़ा, अरे वो देख लेंगे। अब बताओ क्या आ रहा है? 2kx0 माइनस, एक काम कर सकते हैं, इस माइनस को अंदर दे दें और इन सबको प्लस, साइन चेंज कर दूं अंदर का, सो आई कैन स्विच इट लाइक दिस। विल दैट बी ओके? ये सेट। बस सेट है। ये आपकी रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन होगी। अब मेरे को इक्वेशन लिखनी है किसकी? ट्रांसमिटेड की। ट्रांसमिटेड की लिखने के लिए अपन क्या करेंगे? देखो ट्रांसमिटेड की खास बात है, जो आया है वही आगे जाता है, तो थोड़े से कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फिर पूछूंगा कि भाई साहब आपको मिला क्या है? तो वो कह रहा नहीं, वो तो भी करेंगे। सबसे पहले वो कह रहा मुझे मिला a साइन kx0 माइनस ओमेगा टी, ये आया मेरे यहाँ। क्या क्या चेंज करूँ? सर्जरी करनी पड़ेगी ना, तो वी आर गोइंग टू चेंज। इसको करो 2a/3, एक तो ये चेंज करो और बस ये चेंज आगे फेंक दो। रिप्लेस टी बाय टी माइनस x0 बाय v। अब ध्यान रहे, ओमेगा बाय v इज नॉट k, ओमेगा बाय 2v वॉज k। टू a/3 साइन kx0 माइनस ओमेगा टी, ये भी माइनस है ससुरा, तो प्लस हो गया, प्लस 2k
रीअरेंज 2a/3 साइन 2kx ठीक है। अब देखो शानदार बात बताता हूं आपको, जानदार और शानदार। आई वुड वॉन्ट यू, ये आपके तीनों किरदार हैं, बट क्या हम ये मानते हैं इस बात को भाई दिस इज योर इंसिडेंट वेव, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड, दिस इज योर ट्रांसमिटेड, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट पे इसका संबंध होना चाहिए x नॉट पर। अब इन तीनों में x इक्वल टू x नॉट डाल दो, तो यहाँ भी x नॉट चिपकाओ, यहाँ भी x नॉट चिपकाओ और यहाँ भी x नॉट चिपकाओ और थोड़ा सॉल्व करो इनको। तो ये तो ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट हो गया, ये क्या हो गया ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, बाहर माइनस ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो दोनों के डब्बे सेम हो गए, और जब ऐड करोगे तो ये आना चाहिए, इसको भी सॉल्व कर लो, आ गया ना सेम। तो मैंने आपसे क्या बोला, मेरे पास तीनों इक्वेशंस हैं, वो तीनों वेव की इक्वेशन है, वो सारे पॉइंटों को डेमोन्स्ट्रेट करती है, लेकिन सब पॉइंटों पे इन दोनों का जोड़ उसके बराबर कैसे आ गया भाई? जो फॉलो करे उसी पे आवे ना। तो कौन सा ऐसा कॉमन पॉइंट है जो तीनों में पार्टिसिपेट करता है जंक्शन? और इधर कहता है इधर मेरे को दो डांसेस एक साथ करने होते हैं और इधर मेरे को एक ही डांस करना होता है, तो लेकिन मैं आदमी तो एक ही हूँ ना यार, तो एक ही डांस करूँगा मैं। तो वो डांस क्या होना चाहिए, तुम दोनों का एडिशन साइन के साथ, और तेरा जो मेरे को करने को बोला है वो सेम होना चाहिए। आगे सर, ये चेक पॉइंट होता है। ओके, किसी एक रस्सी में जाती वेव अज्यूम करता हूँ, वाई इंसिडेंट बोल देता हूँ उसको, या y1 बोल देता हूँ, बेटर रहेगा। y1 a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और एक ऐसे आती वेव बोल देता हूँ y2 इज इक्वल टू a साइन, जो रिफ्लेक्ट होगा उसको के एक्स प्लस ओमेगा टी बोल देता हूँ। अब कई लोग सोचेंगे ये मर्जी पड़े जो रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे लिख दिया आपने, क्या मतलब यार? रिफ्लेक्टेड वेव तो अभी जस्ट अपने सीखा है, वैसे लिखना चाहिए। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये दोनों एंड्स फिक्स हैं, फॉर द डेरिवेशन पर्पस मैंने इसको फिक्स माना है, और ये है x बराबर 0 और वो है x इक्वल टू सम कोऑर्डिनेट जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो रैंडम नहीं हो सकता है, उस कोऑर्डिनेट का कुछ होना जरूरी है, कुछ एक प्रॉपर लिस्ट है पॉइंट्स की, वही हो सकता है 5, 10, 50 ऐसा कुछ होगा, 3 का मल्टीपल 4 कुछ होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये x इक्वल टू 0 है। अब आप कंफर्म कर लो कि ये वेव आपके पास आ रही है और x इक्वल टू 0 से रिफ्लेक्ट होकर जाती है, तो क्या वो ये तो नहीं बढ़ जाती गई? एटलीस्ट एक तरफ तो चेक करो। तो यदि ऐसा है तो चेक कर लेते हैं, कैसे करते हैं इसको रिफ्लेक्ट कराने वालों में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, x इक्वल टू 0 इसके अंदर डालो ताकि पता तो चले कि x इक्वल टू 0 को क्या मिला है। तो क्या आपको लगता है कि जो मिला है x इक्वल टू 0 को वो है a साइन ओमेगा टी? x तो 0 डाल दिया मैंने, अरे इसमें x इक्वल टू 0 डाल दिया ना। अब ये इस वेव के तहत इस पॉइंट के पास आया है, ये क्या करेगा, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में फेंक देगा। और पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे फेंकते हो, रिप्लेस t बाय t माइनस x माइनस 0 बाय v। तो क्या बन गया ये a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय v को क्या लिखो, क्या ये लिखा है ऊपर? नहीं लिखा है, ये तो नहीं लिखा है। एक चीज रह गई इसमें, आपने डब्बे में तो पाई जोड़ा है नहीं, अब लिखा है क्या? सेट है भाई। इससे बोला मैंने कि 2x, आप ही सुनते हैं एक बात, हमने ये दो इक्वेशंस लिख दी जो अपोजिटली ट्रैवलिंग वेव्स है। मैं ये क्लेम करता हूं कि फलाना जब रिफ्लेक्ट होगा इससे तो ये बनेगा, और ये जब रिफ्लेक्ट होगा इससे तो ये बनेगा, तो ये तो सीक्वेंस चालू रहेगी ना हमेशा। और रस्सी में क्या होगा, इन दोनों का सुपरपोजिशन, इन दोनों को सपट ऐड कर दूंगा मैं। किसी बुक में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं होगा जितना हम कर रहे हैं। हम ये चेक कर रहे हैं कि भैया ये आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो ये बन गई, और उधर मुझे अभी पॉइंट ही नहीं पता है, क्योंकि थ्योरी पढ़ाऊंगा तब तो बताऊंगा ना वो पॉइंट कौन सा होना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं साबित कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, नॉट एनी रैंडम पॉइंट कैन बी दिस कोऑर्डिनेट, हर कुछ नहीं हो सकता ये। ठीक है, अब आप इसमें x इक्वल टू 0 डाल दो, तो एटलीस्ट इसकी तरफ से जो इस पॉइंट को मिलना है वो तो पता चले मुझे। तो क्या मिला, a साइन ओमेगा टी, और डब्बे में पाई जोड़ना जरूरी है।
क्योंकि वो तो रिजिड एंड है ना, उल्टा करके भेजेगा आपको, और उसके बाद रिप्लेस टी बाय टी माइनस एक्स माइनस 0 बाय वी। इसको सॉल्व करो तो ये का ये आ जाएगा आपको, ठीक है ना। सो दस जो हम इक्वेशंस लिखे हैं वो सही है। अब मुझे नज़र क्या आएगा, आई शुड ऐड बोथ, जोड़ देता हूँ। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है, वो मैथ्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं, 2a, एक बार चेक करें जरा, यही आता है क्या, है ना, ऐड करना, ये आ गया। इसको मैं और ढंग से लिखूँ अगर, तो लिखा है 2a साइन kx साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। आई मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये और कुछ नहीं है, ये SHM का ही इक्वेशन है। बस आपका एम्पलीट्यूड किस पर निर्भर करता है, पोजीशन पर। पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड है आगे का, सिर्फ आगे आगे का पार्ट देखो। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर एक्स पे बात कर रहे हो तो वो तो यहाँ भर दोगे ना यार, भर दोगे। हर एक्स पर ये आगे का जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसकी एक वैल्यू है, और ये क्या कर रहा है, नचा देंगे, उसको गोल गोल घुमा देंगे, माइनस से प्लस से डांस करा देंगे ना, क्या दिक्कत है। इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये SHM का ही क्वेश्चन है। और वैसे भी दोनों वेव ऐड होके क्या हो रहा है, हर जगह 2 SHM ही तो ऐड हो रहे हैं, 2 SHM ऐड होके साला क्या आएगा, SHM ही तो आएगा, और क्या आएगा, कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, 2 ऑसिलेटिंग फंक्शंस को जोड़ोगे तो या तो एक चीज़ आएगी, कुछ नहीं, कट गए दोनों, 0 आ सकता है, और अगर कुछ नॉन जीरो आ रहा है तो 100% वो SHM ही होएगा, प्रोवाइडेड कि दोनों SHM जो मैंने जोड़े हैं उनकी ओमेगा सेम होनी चाहिए। अगर ओमेगा सेम नहीं है तो भी एक रिपीटेटिव पैटर्न बनेगा। याद करो बचपन में 2 घंटियाँ एक साथ बज रही है, या 3 घंटियाँ एक साथ अभी बजी, अब कितनी तो एक टंग 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 एक तो बजता है ना, पैटर्न तो एक। यार जो चीज़ें मैं जोड़ रहा हूँ वो रिपीटेटिव है, इसका मतलब अभी जो इन तीनों ने किया है, थोड़ी एक देर के बाद LCM के समय LCM निकाल लूँगा, वो टाइम पे तीनों सेम करेंगे ना, तो वापिस वही बजेगा। तो बीच में जो भी टंग 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 बजा वो रिपीट होता रहेगा, क्या दिक्कत है। एवरी टाइम व्हेन ऑल ऑफ देम आर टुगेदर कमिंग टुगेदर, टंग, नेक्स्ट टंग कब आएगा, LCM, बीच में क्या आएगा, टंग 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 टंग, ठीक है। तो रिपीटेटिव पैटर्न ही आना है। अब ये क्या बला बन गई भाई, आई वुड वॉन्ट यू टू कंपेयर इट लाइक दिस, सम AX साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब सबका इनिशियल फेज तो मेरे को पाई बाई 2 लग रहा है। आपको बात पता होनी चाहिए, ऐसे फंक्शंस का इनिशियल फेज पाई बाई 2 कब कहा जाता है, जब ये पॉजिटिव हो। अगर ये नेगेटिव है तो फिर इनिशियल फेज पाई बाई 2 नहीं है। इस माइनस को सेट करो अंदर ले जाके, इनिशियल फेज पाई बाई 2 तभी होगा जब यहाँ साइन होगा, ओमेगा टी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए बात। तो अगर अब इस फंक्शन की शक्ल देखो आप, क्या लगता है इसका वेरिएशन क्या है, -2a से +2a डांस करेगा ये, -2a से +2a। तो भैया जब तक तू पॉजिटिव है तब तक तो इनिशियल फेज पाई बाई 2 है, लेकिन अगर तू माइनस है तो फिर वो तो माइनस मेरे को सेट करना पड़ेगा ना अंदर यार। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि रस्सी के सारे पॉइंट पे SHM हो रहा है जिसका ओमेगा सेम है, ये तो कह सकता हूँ। सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ये भी कह सकता हूँ, लेकिन सबका इनिशियल फेज पाई बाई 2 है, ये नहीं कह सकता। किसी का पाई बाई 2 होगा, किसी का माइनस पाई बाई 2 होगा, क्योंकि माइनस सेट करना पड़ सकता है ना मुझे। जब मैं इस माइनस को अंदर भेजूंगा तो क्या करूँगा, डब्बे में प्लस पाई कर दूंगा तो 3 पाई बाई 2 पहुँच जाओगे आप, और 3 पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 एक ही बात है। आओ जरा इसको प्लॉट करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। कब प्लॉट करें, t = 0। सो t = 0 पे रस्सी तो देखिए लंबी है, t = 0 पे प्लॉट करें इसको, तो t 0 पे ये तो भाई साहब 1 हो गया, ये तो 1 कह रहा है, 1 1 फुल। तो शुड आई प्लॉट दिस 2a sin kx, और 2a sin kx में तो मुझे ऐसा नजर आएगा, ऐसा कुछ नजर आएगा मुझे। ये आपका x = 0 है, साइन कर्व नजर आएगा। अच्छा, जैसे ही मैं t = 0 से थोड़ा आगे बढ़ूंगा, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट, एवरीबडी इज सपोज टू परफॉर्म SHM, एंड आई मस्ट नोटिस कि ये वाला कैरेक्टर पॉजिटिव प्लस से पर है, ये माइनस से पर है, ये वापस प्लस एक्सट्रीम पे है। तो एक्सट्रीम पे जब लोग होते हैं SHM करते वक्त तो क्या करते हैं, घर ही आते हैं और क्या करेंगे,
SHM हो रहा है और आप एक्सट्रीम पे हो, तो एक्सट्रीम पे क्या कर रहे हो, यू आर एट रेस्ट फॉर अ मोमेंट एंड यू आर जस्ट कमिंग बैक। आ ही रहे हो आप, घर आओ, तो अगले ही क्षण जो हमें फोटो दिखाई देगा रस्सी का, क्या वो ऐसा होगा? अगले क्षण रस्सी तो आगे लंबी जा रही है, लेकिन मैंने 3 ही लूप बनाए हैं, तो ये येलो कलर का शेप मुझे अगले ही क्षण दिखाई देगा। एक और अगले क्षण का इंतजार करता हूँ, फर्दर नेक्स्ट मैं देखूँ तो मुझे रस्सी ऐसी नजर आएगी, और आगे देखूँ तो रस्सी कैसी नजर आएगी, सीधी, फिर नीचे चली जाएगी। अब आप देखो इसका इनिशियल फेज क्या था, π/2, इट वॉज एट इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, इसका -π/2, इसका प्लस। इस तरह के छोटे छोटे सेगमेंटों में, सेगमेंट्स जिसमें इधर भी जीरो रहेगा, में ये कभी नहीं चलेगा, ये पॉइंट कभी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा पता है? क्योंकि ये जीरो हो गया इसका, ये क्या नचा देगा यार, जीरो साइन ओमेगा टी, वो जीरो कह रहा है समझ गया ना, नोड है वो, क्या नाम दिया इसको, उसको नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया है नोड। ये कह रहा है आई एम ऑल्सो परफॉर्मिंग SHM, माई एम्पलीट्यूड इज जीरो, ठीक है। ये कह रहा है माई सेल्फ एंटी नोड, द भयंकर जबरदस्त SHM मेरे यहाँ हो रहा है, चौधरी है ये SHM का एंटी नोड। यहाँ पर कितना बड़ा SHM हो रहा है आप सोचिए, एम्पलीट्यूड कितना है इसका, 2A। आप सोचो A और A जोड़ के 2A हो गया, इससे ज़्यादा बढ़िया एडिशन तो हो ही नहीं सकता है। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बेस्ट पॉसिबल SHM का एडिशन। और इसको आप समझ सकते हैं क्या कहना होगा, डिस्ट्रक्टिव, द वर्स्ट। 1 रुपया प्लस 1 रुपया जीरो कर दिया इसने, और वो कह रहा है 1 रुपया प्लस 1 रुपया 4 रुपया। सुन के बड़ा अजीब लगा होगा, 1 रुपया प्लस 1 रुपया 4, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अगर आप एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड जोड़ के 2 एम्पलीट्यूड करते हो तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो इसका स्क्वायर अगर 1 है, इसका स्क्वायर 1 है, तो इसका तो 4 है। तो ये वो जगह है एंटी नोड जहाँ पे 1 रुपया प्लस 1 रुपया 4 रुपया है। बड़ा अजीब लगता है सुनने में, कोई अजीब नहीं लगेगा। आप एक आदमी का हिसाब और लिखो नीचे, एंड नोड का जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हुआ है, वो कह रहा है साले 1 रुपया प्लस 1 रुपया जीरो है। अब ना तो उसका CA सेटिस्फाइड है, ना इसका CA सेटिस्फाइड है, इन दोनों का CA सेम कर दो आप, सेटिस्फाइड। जब जब कहीं कोई आदमी आबाद हुआ है, वो इसीलिए आबाद हुआ है क्योंकि कहीं कोई दूसरा बर्बाद हुआ है। हर आदमी पैसे कमाए जा रहा है, कैसे कमा रहे हो? नोट प्रिंट कर, फोटो कॉपी कर रहे हो क्या नोट की? करेंसी तो फिक्स है, अनलेस कि RBI प्रिंट्स इट। तो अगर आप कहते हो 5,000 रुपये डाले आज मैंने हाउसी में और 50,000 रुपये निकाले मैंने, तो कई 10-15 लोगों के मुखड़े आपकी तरफ होंगे, तो वो मेरा नोट है, वो उसकी जेब में जो है। हाउसिंग में तो वही रहता है ना, कोई हारता है कोई जीतता है, सब तो जीत नहीं सकते हैं, ठीक है। थोड़ा देर बाद और सीन क्या बनेगा इसका, थोड़ी फर्दर देर बाद रस्सी ऐसी हो जाएगी, सीधी होने के बाद। अब तो रंग ही खत्म हो गया, ये लिखा। एंड लास्टली जो सीन बनेगा आखिरी, ये नहीं चल रहा देखो। अगर आप एक सिंगल लूप पकड़ लो ना, सिंगल लूप, तो ये आप बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो गिटार के वायर में। रबर बैंड खींचो और यहाँ पकड़ो, तुन 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 बजेगा ना, तो रबर बैंड नाचता है। गिटार वायर, सोनोमीटर वायर, उन सब में यही होता है। अच्छा, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, उसमें आप एक्चुअली में 2 वेव्स भेजते हो। अगर आपने करा हो सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट तो यू कैन अंडरस्टैंड, भी बता दूंगा, फील दिलाऊंगा आपको कैसे करते हैं। आप एक्चुअली में 2 वेव भेजते हो, एक उस एंड से और एक इस एंड से, और दोनों इंटरफेयर करती है बीच में। अगर सेटिंग सही बैठ गया तो ये बनता है। अब तक तो ये सारे प्रपोजल ही तो थे, तुम्हें क्या पता क्या होता है, अनलेस यू गो टू द लैब एंड डू द एक्सपेरिमेंट। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे कहा कि ऐसे 2 एंड फिक्स करते हैं, ठीक है, और इसमें एक आती जाती वेव भेज। अगर तेरी ये लंबाई सेट बैठ गई तो यहाँ सेट बैठ जाएगा मामला। अब वो सेट क्या बैठती बताता हूँ आपको। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये वाला जो सिरा है ना, यहाँ पर भी नोड ही आना चाहिए, क्योंकि देखो हमने ये पढ़ा है कि जब जब वेव किसी फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो पाई के फेस चेंज के साथ रिफ्लेक्ट होती है, और पाई के फेस चेंज के साथ अगर कोई बाहर आया है
तो उसको मेरे साथ ऐड करोगे तो हम लोग तो जीरो पे आ जाएंगे। क्यों आना चाहिए जीरो पे आपको? क्योंकि ये पॉइंट चल ही नहीं सकता है। जो चल ही नहीं सकता है उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो ताकि उसे चलना ही ना पड़े। तो क्या ये एंड भी वैसे ही है? तो इस पे कौन आ सकता है? इस पे या तो ये आवे, चाहे ये आवे, चाहे ये आवे, ये बीच का नहीं आ सकता है। इट मीन्स वॉट एवर इज द लंबाई ऑफ योर सिंगल लूप, वॉट एवर इज द लंबाई ऑफ योर सिंगल लूप, उसका इंटीग्रल मल्टीपल ये होना चाहिए। और लंबाई में अभी आपको बता रहा हूँ λ/2 होती है। अभी निकाल लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं इसका, जैसे इसका कोऑर्डिनेट तो मैंने क्या माना था अभी डेरिवेशन में? 0। इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लूंगा x = n टाइम्स λ/2, और लैम्डा क्या होता है? 2π/k, n टाइम्स π/k। और इससे रिफ्लेक्ट करूंगा मैं, वापस वही साबित कर दूंगा कि ये आई है और यही गई है। x = x0 में अब 0 नहीं डलेगा ना रिफ्लेक्टेड लिखने में। तो बाय द वे ये नोड कैसे ढूंढूं? पूछो इससे। नोड वो पॉइंट है जिसमें यही 0 है। तो नोड्स मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड इज 0, इनका एड्रेस क्या है? 2a sin kx इज 0। इसका एक ही सॉल्यूशन है, kx = n π। तो x = n π/k। π/k क्या होता है? λ/2। तो n टाइम्स λ/2 के लोकेशंस पे आपको डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, वो कभी नहीं चलेंगे। और हर दो नोडों के बीच में मिलेगा एंटी नोड, है ना। इन अ सिंगल लूप, अगर एक ही लूप की बात करूं मैं, तो इस एक लूप के अंदर सारे पार्टिकल्स का फेज सेम होता है। क्या ये सही लग रहा है आपको बात? क्योंकि सब भाई ठीक है, सबका अपना एम्पलीट्यूड होता है यार, जितने जिसकी तुम बताओगी उतना ही तो जाएगा, लेकिन सब एक साथ कर रहे हैं, सब अपने अपने एक्सट्रीम पे एक साथ पहुंचते हैं, सब मीन पे एक साथ आते हैं, नीचे एक साथ जाते हैं। भाई जिसको ज़्यादा जाना चाहो ना यार, आप एक काम करो ना, झूला झूलाओ लोगों को। ये दो पेंडुलम से दो हैं ये, एक को थोड़ा ज़्यादा खींचा है, एक को कम खींचा है, दोनों को छोड़ो, एक साथ मीन पे पहुंचेंगे, एक साथ दूसरा साइड जाएगा। ये जो ज़्यादा एंगल से आया है वो ज़्यादा एंगल पे जाएगा, लेकिन दोनों अपने एक्सट्रीम पे एक साथ पहुंच जाएंगे। टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, धीरे धीरे मूव करना है। ओके, यही तो होता है स्प्रिंग मास सिस्टम में, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं, कौन लोग? किसी भी एक लूप के लोग। क्या इनको ये कहा जा सकता है कि ये सारे के सारे इन फेज हैं? इनफैक्ट ये और ये भी इन फेज है। ये पाई आउट ऑफ फेज है। हाउ मच आउट ऑफ फेज? पाई आउट ऑफ फेज, है ना। मिरर इमेज एक तरह का, हम इधर तो तुम उधर, हम उधर तो तुम इधर, ठीक है। नोड्स ये हमेशा किस पे रहते हैं? रेस्ट पे। व्हाट अबाउट एंटी नोड्स? एंटी नोड्स वो है जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। बहुत बढ़िया। इनका ए कितना होता है? 2a। इनका एम्प कितना? एम्प, इसको एम्प लिखता हूँ, एम्प 2a। इनका लोकेशन क्या होगा? साइन kx की वैल्यू होनी चाहिए 1। तो इससे x की वैल्यू आप निकाल लो। ऑड kx की वैल्यू होती है ऑड π/2। अरे तुम तो मैथ्स के चैंपियन हो भाई। π/2 3π/2 है ना। तो इससे x का वैल्यू कितना आ रहा है? ऑड 2n+1। ये क्या देखो, एक 2 भी तो कम पड़ गया ना, ठीक है। ये एंटी नोड्स का एड्रेस है। तीसरा पॉइंट, ऑल पॉइंट्स इन अ लूप। लूप समझ गए? इसको एक लूप बोल रहे हैं, आर इन सेम फेज। फोर्थ, ऑल्टरनेट लूप्स। Alternate loops have pi as delta phi। नहीं रुको, ऑल्टरनेट नहीं बोलते उसको, कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। हाँ, उसको कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं, शब्द गलत चुन लिया। ऑल्टरनेट तो फिर वही हो गए। ऑल्टरनेट लूप्स आर इन सेम फेज, ठीक है। ऑल्टरनेट लूप सेम फेज। और एनर्जी ऑफ अ लूप कैसे लिखे? एक एनर्जी
मतलब लूप की एक लूप में कितनी वेव है? 2। एक लूप की लंबाई कितनी है? λ/2 है ना। एक लूप भाई इनके कोऑर्डिनेट्स क्या बताया मैंने आपको, n λ/2 होता है ना, तो हर λ/2 में गैप कितना हुआ? λ/2 का तो गैप हुआ। तो क्या आप मानते हो कि इसकी एनर्जी होनी चाहिए 2 टाइम्स λ/2 लेंथ की वेव की एनर्जी, क्योंकि λ/2 इसका लेंथ है, उसमें कितनी वेव है? 2। तो एक के लिख के डबल कर दो, और एक की कैसे लिखोगे? एसटीएम का फॉर्मूला हाफ m λ/2 लेंथ का मास है ये, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू 2। ये एक लूप की एनर्जी हो गया। शॉर्टेस्ट एंड स्वीटेस्ट तरीका। लोग इंटीग्रेट करके भी निकालते हैं। कहते लोग कहेंगे सर ये एक लूप है ना, इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, तो 2 टुकड़े कर दो, आधे इधर की और आधे उधर की एनर्जी सेम आएगी। एट अ डिस्टेंस x वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट, इसका एम्पलीट्यूड पता करो, इसकी पर्सनल एसटीएम की एनर्जी पता करो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर यूज करके इंटीग्रेट करो 0 से λ/4 तक, और डबल कर देना, तो कहाँ तक हो जाएगा? λ/2 तक, उससे भी आ जाएगा। लेकिन अपन ने क्या ट्रिक है अपना ही, आने जाने वाली एनर्जी डबल कर दी। इसको वो ये 2 काट दिया, 1/2 म्यू लैम्डा, ओमेगा को कई बार ये लोग ये लिख देते हैं 2πf स्क्वायर इट। तो ये मैंने ऐसी शक्ल भी देखी है इसकी, नहायत ही गंदी टाइप की एक्सप्रेशन है ये आता है जय मेन्स। नहीं ये आएगा बस स्टैंडिंग वेव में एक लूप की एनर्जी, ये लिख देंगे, अब इसमें एक आध पावर खा जाएंगे। अब आप बोलोगे कौन है ये, कैसे याद करूँ उसको? कुछ नहीं, ये लिखा और मैच करा दो, ठीक है।